खादों के मामले में खुद किफालत की सिमत में एक और बड़ी कामयाबी। नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को मिली मंजूरी। वजीर आजम ने कहा कि नैनो डीएपी खाद की मंजूरी से किसानों को होगा बहुत फायदा। G20 की मीटिंगों के एक हिस्से के तौर पर मालियाती शमूलियत के लिए आलमी शराकत दारी पर 2 रोजा मीटिंग पीर से हैदराबाद में होगी मुनाकिद। मीटिंग से अलग ग्लोबल साउथ के उभरते हुए ममालिक के दरमियान इल्म और तजुर्बात के तबादले पर एक ग्रुप सेशन का किया गया इनेकाद। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना का किया आगाज। इस स्कीम के तहत खवातीन को माहाना 1000 रुपए की दी जाएगी इमदाद। रियासती हुकूमत ने इस स्कीम के लिए बजट में 8000 करोड़ रुपए की पेश की है तजवीज। ईरान अपने यहाँ 3 गैर एलानिया मकामात पर पाए जाने वाले यूरेनियम के ज़र्रात के बारे में तवील अरसे से ताखिर का शिकार। बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के तहक़ीक़ात में ताउन करने पर किया इत्तफ़ाक़। ईरान एजेंसी को मज़ीद मालूमात फराहम करने के साथ साथ रसाई भी करेगा फराहम। विमेंस प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से जारी। दूसरे मैच में यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स होंगे आमने सामने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नैनो डीएपी खाद की मंजूरी से किसानों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने ये बात केमिकल और फर्टिलाइजर के वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया के एक ट्वीट के जवाब में कही। मनसुख मांडविया ने कहा कि नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को मंजूरी दी गई है। वज़ारत ज़राअत ने इसे मंजूरी देकर मुत्तला कर दिया है। मनसुख मांडविया ने कहा कि इससे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने में मदद मिलेगी। नैनो डीएपी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन इफ्को तैयार करेगी और ये मुल्क की ज़राअत और मईशत के लिए एक इनकलाबी तब्दीली साबित होगी। आगे बढ़ते हैं। आज उड़ीसा के साबिक वजीर आला बिजू पटनायक का 106वां यौम पैदाइश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मैं काबिल जिक्र लीडर बिजू बाबू को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उनकी शख्सियत मुतहरिक और हमजहती थी। उन्होंने उड़ीसा की तरक्की में मुनफरिद किरदार अदा किया। इमरजेंसी से लड़ने में उनका किरदार काबिल जिक्र है। उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के बिजू पटनायक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर अवामी नुमाइश के लिए डकोटा तैयारे की नकाब कुशाई की। वजीर आला के दफ्तर के मुताबिक मशहूर डकोटा तैयारा उस वक्त की कलिंगा एयरलाइंस का था जिसकी बुनियाद उड़ीसा के साबिक वजीर आला बिजू पटनायक ने रखी थी। मुल्क भर में G20 इजलास के सिलसिले में कल से हैदराबाद में माली शमूलियत के लिए आलमी शराकत दारी के मौजू पर 2 रोज़ा इजलास शुरू होगा। मीटिंग से कबल हफ्ते को इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए एक विजन के मौजू पर गौर किया गया। G20 में भारत के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने अपने खिताब में कहा कि भारत G20 समेत तमाम ममालिक के साथ बेहतरीन पॉलिसियों और तजुर्बात का इश्तराक करने के लिए तैयार है ताकि दुनिया के ममालिक 2030 तक पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल कर सकें। उन्होंने डिजिटल तकसीम को कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। नागालैंड असेंबली इंतखाब में एनडीए इत्तेहाद की दोबारा जीत के बाद रियासत में नई हुकूमत बनाने की तैयारी जारी है। आज नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियू और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली में बीजेपी की कौमी क़यादत से मिलेंगे। दोनों लीडर बीजेपी के सीनियर लीडरों के साथ रियासत में हुकूमत की क़याम के सिलसिले में बातचीत करेंगे। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि नायब वजीर आला के ओहदे और दीगर ओहदों के लिए बीजेपी आला कमान से बात होगी। वहीं नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो ने शनिचर को ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो 7 मार्च को 5वीं बार वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। 4 बार की वजीर आला रियो ने कोहिमा में वाक़े राजभवन में गवर्नर लाकेनेशन से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंपा। इससे कबल एनडीपीपी के नौ मुंतखब मेंबरान असेंबली की मीटिंग में इत्तेफाक राय से
नेफ्यू रियू को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। रियू की एनडीपीपी ने नागालैंड असेंबली इंतखाबात में 25 सीटें जीती हैं, जबकि इसके मुआविन बीजेपी ने 12 सीटें जीती हैं। सनअत और तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने यकीन जाहिर किया है कि इस साल मुल्क की अशिया और खदमात की बरामदात बढ़कर 750 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि रवां माली साल में फरवरी तक मजमूई बरामदात पिछले माली साल के मुकाबले ज्यादा रही है। कल नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग से खिताब करते हुए गोयल ने कहा कि पायदारी और मेयार पर ज्यादा तवज्जो देकर भारत आने वाले वक्त में बरामदात को बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मेयार के बारे में आगाही पैदा करने के लिए कोशिशें कर रही है और अब तक 440 मसनूआत के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। गोयल ने कहा कि आइंदा 2 साल में हुकूमत क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की तादाद बढ़ाकर 2000 करेगी ताकि मेयार के साथ कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। गोयल ने यह भी कहा कि खास तौर से सेमी कंडक्टर सीरीज में कई कंपनियां सरमायाकारी के लिए हुकूमत से बातचीत कर रही हैं। केमिकल और फर्टिलाइजर की वजारत ने आज दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के सामने सुंदर नर्सरी में हेल्थ हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया। इसमें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि पर स्कीम से वाबस्ता अफसरान और टीम ने सुंदर नर्सरी की हेरिटेज वॉक की। इस प्रोग्राम का नाम जन औषधि विरासत के साथ साथ हेल्थ हेरिटेज वॉक रखा गया था। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज पंजाब के पटियाला में नीट पीजी इम्तिहान मरकज का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान मनसुख मांडविया ने तलबा के अहले खाना से भी मुलाकात की। मनसुख मांडविया ने कहा कि तलबा के रिश्तेदार इम्तिहान मरकज में किए गए इंतजामात से मुतमईन और खुश नजर आए। मनसुख मांडविया ने यह भी तलबा को कहा कि उनकी रोशन मुस्तकबिल के तई नेक ख्वाहिशात। देश में नीट पीजी की एग्ज़ाम चल रही है। एग्ज़ाम के बारे में पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, उसका क्या ओपिनियन है, ये भी बहुत आवश्यक होता है। मुझे अच्छा लगा, कई पेरेंट्स ने मेरे साथ बातचीत की। मैंने सभी पेरेंट को अपने बच्चे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है। और मरकजी वजीर कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने भुवनेश्वर में मरकजी हुकूमत के लॉ अफसरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। किरण रिजिजू ने अपने खिताब में कहा कि कोई भी सियासी जमात भारत की अदलिया की अहलियत पर सवाल नहीं उठा सकती। That we are the mother of the democracy in the world. India is truly the mother of democracy. और मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज रियासत की खवातीन के लिए लाडली बहना योजना का आगाज किया। लाडली बहना योजना के तहत रियासत की खवातीन को हर माह 1000 रुपए मिलेंगे। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जमहूरी मैदान में अपने हाथों से भोपाल के रसौली बेलदार की नज्म मस्तरिया का स्कीम का पहला फॉर्म भरकर मेहता का कांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आगाज किया। तकरीब से खिताब करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि बेटी को बोझ नहीं बल्कि नेमत बनाना चाहिए। हमारे मुल्क में माँ बहन और बेटियों की बहुत इज्जत की जाती है। ये तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति पैदा होगी। लखपति हमारे देश की धरती पर मां और बहन और बेटी का हमेशा बहुत सम्मान रहा है, बहुत इज्जत रही है। हमारे यहां दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती मानते हैं बेटियों को, बहनों को। और इसलिए पुराने समय में उठा के देख लीजिए, अगर बहन का हमारे जितने देवता हैं, हमारे जितने भगवान हैं, उनका नाम अगर लेते थे तो विष्णु भगवान का नाम लेना हो तो पहले लक्ष्मी जी का नाम लेना पड़ता था। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, सीता राम।
और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने गाय के ज़िबा को लेकर सख्त रिमार्क्स दिए हैं। बेंच ने हिंदू मजहबी किताबों का हवाला देते हुए कहा कि जो शख्स गाय को मारता है वो जहन्नुम में जाता है। बेंच ने मरकजी हुकूमत से ये भी कहा कि वो गाय के ज़िबा पर पाबंदी लगाने और उसे महफूज जानवर करार देने के लिए मुल्क गिर कानून बनाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शमीम अहमद ने मवेशियों को मारने के इल्जाम में एक शख्स की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना ज़रूरी है क्योंकि भारत एक सेकुलर मुल्क है। जस्टिस अहमद ने कहा कि हिंदू मजहब समेत तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशवर प्रसाद मौर्य ने हाई कोर्ट के तबसरे पर कहा कि वो अदालत का एहतराम करते हैं और गौकशी पर अदालत के फैसले का एहतराम किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है और व्यक्तिगत तौर से मैं स्वागत करता हूं। और केंद्र सरकार को क्या करना है पूरे देश की जो स्थिति है उसके क्रम में और कैसे करना है वो केंद्र सरकार उस पर जवाब देगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि फैसले का हृदय से स्वागत। तमिलनाडु में बिहार के कारकुनों को मुबैना तौर पर हरासा किए जाने के मामले में हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए बिहार से 4 IAS अफसरान की एक टीम तमिलनाडु पहुंची है। अफसरान की टीम ने तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी, DGP और दीगर हुक्काम से मुलाकात की ताकि सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया जा सके। इसके साथ ही ये टीम बिहार के मजदूरों के मसाइल भी जानेगी ताकि पूरी हकीकत का पता चल सके। अपोजिशन के मुतालबे पर वजीर आला नीतीश कुमार ने इस इंक्वायरी कमेटी को तमिलनाडु भेज दिया है। पहली नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 कल से शुरू होगी। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए नेवल कमांडर हुकूमत के आला अफसरान के साथ अहम सिक्योरिटी उमूर पर इदारा जाती सतह पर बातचीत करेंगे। कमांडरों की कॉन्फ्रेंस का पहला मरहला देसी साख्ता तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत पर पहली बार समुद्र में मुनक़िद होगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पहले दिन INS विक्रांत में बहरिया के कमांडरों से खिताब करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और भारतीय फौज और फिजाइया के सरबराह अगले रोज नेवल कमांडरों से भी बातचीत करेंगे। बहरिया के सरबराह दीगर कमांडरों के साथ बहरिया की जानिब से गुज़िश्ता 6 माह में की गई ऑपरेशनल तरबियत और इंतजामी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। मुस्तकबिल की अहम सरगर्मियों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान बहरिया के कमांडरों को अग्निपथ स्कीम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। ये स्कीम गुज़िश्ता साल नवंबर में नाफिज की गई थी। और सिकंदराबाद के कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में जनरल रावत इंडिया ऑस्ट्रेलिया यंग ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम के 2 रोज़ा इफ्तिताही एडिशन में ऑस्ट्रेलिया और भारत के 15 अफसरान ने हिस्सा लिया। रिटायर्ड एडमिरल संजय दत्त ने अफसरान को बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम पैदा करने और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों का इज्तिमाई तौर पर सामना करने की तलक़ीन की। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में EV की खरीदारी पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा करनी होगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस सिलसिले में पहले जारी करदा नोटिफिकेशन में तरमीम की है। इसके तहत 3 साल तक टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा नहीं करनी होगी। इसके साथ ही ये छूट रियासत में ही तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी पर 5 साल के लिए मौसर रहेगी। हुकूमत की जानिब से तमाम अजला के RTOs को अहकाम दिए गए हैं कि वो हिदायत पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाएं। और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी लखनऊ के दौरे पर हैं। लखनऊ पहुंचने पर उन्होंने कहा कि प्रसार भारती आवाम तक ज़्यादा से ज़्यादा रसाई को यकीनी बनाने के लिए रियासती हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो रियासत की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा नश्र करेंगे ताकि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के साथ लोगों का ताल्लुक मजबूत हो। हमारा प्रयास ये हमेशा ये रहा है कि अपने स्थानीय और जो प्रादेशिक चैनल्स हैं उनके माध्यम से दोनों आकाशवाणी में और दूरदर्शन में जो स्थानीय लोगों की पसंद है उसको भी पूरा किया जाए और साथ ही साथ उनको जो आवश्यक जानकारियां हैं, जो समाचार हैं, उनके बारे में जानकारी भी प्रदान की जाए। तो इसी दृष्टि से ये भी आवश्यक है कि हम
राज्य सरकारों के साथ और राज्य में जो अन्य संस्थाएं हैं उनके साथ भी समन्वय बना करके चले, ताकि सरकार की आवाज़ लोगों तक और लोगों की बातें सरकार तक पहुंचाई जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के साथ कुछ चर्चाएं करने के लिए मैं यहां पर आ जाया हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से हम जैसे अभी भी कर रहे हैं, सरकार और जो यहाँ के निवासी हैं उनके बीच में एक और कड़ी के रूप में काम कर सकें। प्रसार भारती के सीईओ ने यौम ख़वातीन की मुबारकबाद देते हुए कहा कि डीडी न्यूज़ और रेडियो में ख़वातीन के ताल्लुक से अच्छे प्रोग्राम बनाए जाएं, जिससे उनको मुस्तक़बिल का रास्ता इख्तियार करने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि हमेशा से समाज में ख़वातीन का अहम किरदार रहा है और तालीम से लेकर दीगर शोबों में भी ख़वातीन ने अहम किरदार अदा किया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी ख़वातीन के अच्छे कामों को आवाम तक पहुँचाने का काम करेगा। हमेशा से महिलाओं का एक बहुत ही सशक्त स्थान रहा है। हर प्रकार की गतिविधियों में, शिक्षा में, यहाँ के बिजनेस में, यहाँ की जो कल्चरल गतिविधियाँ हैं उन सभी में और अन्य में भी महिलाओं ने हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं सभी को इसके लिए आने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और वज़ारत ख़जाना का स्वामी फंड्स की कमी का सामना करने वाले रियल एस्टेट प्रोजेक्टों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर सामने आया है। स्वामी फंड से अब तक 20,500 से ज़्यादा मकानात तामीर किए जा चुके हैं और अगले 3 सालों में 81,000 नए मकानात की तामीर मुतवक्के है। रियल एस्टेट सेक्टर के माहिरीन के मुताबिक स्वामी फंड रुके हुए मंसूबों को मुकम्मल करने में एक नेमत साबित हुआ है। स्वामी फंड मेरा मानना है कि वरदान रहा है, खास करके उन प्रोजेक्टों के लिए जो स्टक रही हैं और जो लॉटीज हैं जिनमें इन प्रोजेक्टों में स्टक रहे हैं उनके लिए। ये एक लास्ट मिनट और लास्ट माइल फंडिंग है जो जहां प्रोजेक्ट्स स्टक रही हैं और जिनमें काम नहीं हो रहा है और प्रमोटर उनको पूर्ण कर नहीं पा रहा है क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह, मेरे ख्याल से ये एक ऑब्जेक्टिव को काफ़ी हद तक अपना फुलफिल कर रहा है। ओवरऑल अगर देखें, प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिली है और काफ़ी स्टक प्रोजेक्ट्स इस मैकेनिज्म के थ्रू बाहर निकल रही हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में फूलनपुर क्रॉसिंग पर वाक़े मुख्तार अंसारी गैंग के रुकन कमलेश सिंह प्रधान का घर मिसमार कर दिया गया है। इस मौके पर पुलिस और इंतजामिया के अफसरानों मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। गाजीपुर के डीएम ने मई 2022 में इस गैर कानूनी तौर पर बनाए गए मकान को गिराने के अहकामात जारी किए थे। कमलेश सिंह प्रधान की चंद साल कबल मौत हो चुकी है। दूसरी जानिब इंतजामी हुक्काम के मुताबिक फूलनपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बनाए गए इस घर की तामीर में न सिर्फ मेयारात की खिलाफ वर्जी की गई है बल्कि इतनी बड़ी इमारत नक्शा पास करवाए बगैर खड़ी कर दी गई। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के तय सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म की वजह से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी में मुसलसल कमी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान रियासत में मजीद दहशतगर्द और हथियार और मनशियात भेजने की कोशिश कर रहा है। रियासती पुलिस के आला ओहदेदारों ने जुमे को पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक मनशियात के स्मगलर के घर से 7 किलो हेरोइन, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और गोला बारूद की बरामदगी को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जामे कार्रवाई कर रही है। जनाब दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस ने अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड चैलेंजेस की मदद से दरअंदाजी को कंट्रोल किया है। और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एक टीम ने कल देर रात कुतुब मीनार के करीब एक एनकाउंटर के दौरान नीरज नामी एक मतलूब मुजरिम को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मुजरिम के खिलाफ तकरीबन 2 दर्जन मुकदमात दर्ज हैं। और महाराष्ट्र के यवतमाल में जेर जमीन पानी की पाइपलाइन फटने का वाकया कैमरे में कैद हो गया है। चौंका देने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी जमीन को चीरते हुए तेज रफ्तारी से ऊपर की तरफ आ रहा है।
दरअसल हफ्ते को यहां सड़क के बीचों बीच पानी की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से सड़कें खुल गईं और स्कूटर पर सवार एक खातून पानी के तेज बहाव में फंस गई। ये वाकया यवतमाल विदर्भ हाउसिंग सोसाइटी के करीब पेश आया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जमीन के नीचे से पानी निकलने से सड़क धंस गई है। वाकये के बाद इलाके में पानी भर गया और ब्रज में होली की धूम मची हुई है। हर कोई भगवान राधा कृष्ण की मोहब्बत के रूप में खेली जाने वाली इस होली के रंगों में रंगना चाहता है। गैर मुल्की अकीदतमंद भी होली के इस मजे में शराबोर होने से खुद को ना रोक सके। वृंदावन में गैर मुल्की अकीदतमंदों ने फूलों से होली खेली। और मुल्क में 2016 में शामिल बोशिया का खेल अगरचे तवील अरसे से पैरालंपिक्स का हिस्सा रहा है, लेकिन इस बार भारतीय खिलाड़ी भी पेरिस पैरालंपिक के पेश नज़र अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं। तो क्या है बोशिया का खेल और इससे वाबस्ता खिलाड़ी अपने मुस्तकबिल को कितना ताबनाक ख्याल करते हैं? इन सब बातों को समझने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। माजूरी कोई लानत नहीं है, बल्कि ये एक गैबी ताकत है जो अपने आप में यकीन को जगाकर एक नया रास्ता खोलती है और इस नए रास्ते पर ये खिलाड़ी चल पड़े हैं। इन दिनों 7वें सीनियर जूनियर और सब जूनियर बोशिया नेशनल चैंपियनशिप 2022-23 का इनेकाद किया गया, जिसमें 21 रियासतों के शुरा ने हिस्सा लिया। इन शुरा ने न सिर्फ इस खेल के तईं लगन का मुजाहरा किया, बल्कि खुद को एक नया मकाम देने की हिम्मत भी दिखाई। व्हीलचेयर यूज़र जो एक घर से भी नहीं निकलते, पर इस गेम के थ्रू आप अपने देश को ना बाहर रिप्रेजेंट करेंगे और मेडल जीत के अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। हम गेम के खेलने के लायक हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कोई आज के डेट में अगर किसी से आप पूछो कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो सब लोग फिटनेस की बात करते हैं, बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, बॉडी मेंटेन की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास सब कुछ नहीं होने के बाद हमारे पास एक चीज़ है, वो है माइंड स्टेबिलिटी और माइंड गेम का, जो कि और उसके बदौलत आज हम यहाँ नेशनल तक पहुँचे हैं। बोशिया का खेल 1984 से पैरा ओलंपिक गेम्स का हिस्सा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान ने इस खेल में 2016 में आगाज किया था। ये खेल सिंगल्स, डबल्स या टीम खेल के तौर पर खेला जा सकता है। इस पर चमड़े की गेंद फेंकी जाती है। सफ़ेद गेंद को जैक के करीब या उसके करीब ले जाना होता है। मुकाबले का मकसद खिलाड़ियों को 2024 के पैरा ओलंपिक्स के लिए तैयार करने के साथ साथ उन्हें ज़हनी तौर पर मजबूत करना भी है। इंडियन पैरा ओलंपिक में लास्ट में रियो में हमारे इतने मेडल्स नहीं आए थे। इस बारी जो सी हमारी टीम थी उसमें हमारी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल गुरचरण सिंह जी, इनके प्रयास से सबसे 19 मेडल आए, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने भी सराहना करी और हमसे कहा इस खेल के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। टोक्यो 2020 में जो इंडिया ने पैरालंपिक्स में परफॉर्म किया है और इसका श्रेय हमारी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की टीम को जाता है, तो हम भी उसी जो एक हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है काफ़ी सालों के बाद, हम भी उस अचीवमेंट का पेरिस में और जो एशियन गेम्स इस साल में हो रही हैं उसका हिस्सा बनना चाहते हैं कि बोशिया का मेडल इंडिया के लिए हम लेके आएँ और जो बच्चे बिल्कुल अपने घरों में रूम्स में बैठे हुए हैं उनको हम लेके आएँ और वो आके बच्चे यहाँ पे खेलें। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस गेम में आने वाले इन खिलाड़ियों का मकसद एक नई मिसाल कायम करना है, जिससे दूसरों को भी तरगीब मिले और माशरे तक ये पैगाम पहुँचे कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आने वाला तूफ़ान सारी ज़िंदगी बदल नहीं सकता, बल्कि ये कुछ नया जन्म देता है, कुछ नया करने की हिम्मत और महारत आप में पैदा करता है। तो वाकई हौसले की इस उड़ान को सलाम है जो रुकने का नाम नहीं ले रही और लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। इनकी कोशिश यही है कि पूर्व में जो कुछ भी हुआ
उसको भुलाकर नए सिरे से आगे बढ़ाया जाए और देश के मान को विश्व स्तर पर लगातार ऊंचा किया जाए। कैमरामैन अजय के साथ मैं गौरव कुमार, टीडी न्यूज़, दिल्ली। ईरान और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के दरमियान एक नया मुआहदा तय हुआ है। मुआहदे के तहत ईरान ने मुल्क की बाज़ जौहरी तंसीबात पर निगरानी के लिए कैमरे और निगरानी के आलात को बहाल करने पर इत्तेफाक किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी निगरानी के इदारे के सरबराह राफेल मारियानो ग्रोसी ने हफ्ते को ईरान में हुक्काम से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ईरान ने जौहरी तंसीबात के मुश्तरका मुआयने की इजाज़त देने पर भी इत्तेफाक राय किया है। कर्नाटक के संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप उन्होंने जीत ली है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में हफ्ते को फाइनल मैच में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से शिकस्त दी। कर्नाटक ने 54 साल के बाद ये खिताब जीता है। मेघालय की टीम पहली बार इस मुकाबले के फाइनल में पहुंची। प्लेऑफ मैच में सर्विसेज ने पंजाब को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की। विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 223 रन बनाए हैं। इससे कबल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा खबरें मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2 विकेट खोकर 68 रन बना लिए हैं। दोनों ही टीमों के पास सुपरस्टार कप्तान हैं। रॉयल चैलेंजर्स की कप्तानी स्मृति मंधाना के हाथों में है। मंधाना WPL की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी थी। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की कमान ऑस्ट्रेलिया के मैग लेनिंग के हाथ में है। एक हफ्ता कबल लेनिंग ने ऑस्ट्रेलिया को 6ठी बार T20 वर्ल्ड कप जिताया था। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिन के दूसरे मैच में यूपी वॉरियर्स और गुजरात जॉइंट्स आमने सामने होंगे। गुजरात जॉइंट्स के पहले मैच में मुंबई के खिलाफ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। मुंबई के खिलाफ मैच में गुजरात की इनिंग्स के पहले ही ओवर में उनके कप्तान बैतमोनी घंटे की घुटने की इंजरी का शिकार हो गए। अलीसा हेली वॉरियर्स की कप्तानी कर रही हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।